I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाजिया अशरफ और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन साउथ सिटी हॉस्पिटल एंड नेशनल मेडिकल सेंटर कराची। आज की इस जो बातचीत का मकसद है वो पिछले हफ्ते की जो हमने एग्जैक्टली 8 दिन पहले लास्ट थर्सडे को जो हमने बी पेंथॉल के ऊपर सेशन किया था, जिसके अंदर हमने बहुत इन डिटेल स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्किन होती है, कैसे हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, क्या हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कैसे हमें एक्जिमा हो जाता है, क्या बहुत सारी बातों पे हमने तकरीबन कोई आधा घंटा बात की थी। तो उस दिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बार बार कहा कि इसलिए क्योंकि हमारा डिस्कशन आधा रह जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स अगर करने लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर उस दिन क्वेश्चन आंसर्स से रिफ्रेन किया। मैंने आंसर नहीं किए, दो के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। इन द मीन टाइम जो टीम थी बायर की, बी पेंथॉल की, वो एक अच्छा काम ये कर रही थी कि वो आपके सारे क्वेश्चंस एक जगह फॉर्मेट कर रही थी ताकि कोई रिपीटिशन ना हो। बहुत सारे लोगों के ऑब्वियसली एक जैसे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो हमारी कोशिश यही है आज के सेशन में कि हम जितने क्वेश्चंस को आंसर कर सकें बहुत आसानी से इस एक टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो बेहतर होगा। और जो अब भी क्वेश्चंस कुछ रह जाएंगे या आज के आप सेशन में कुछ पुट करना चाहें, मुझसे पूछना चाहें, तो पुट फॉरवर्ड करना चाहें, तो हम उसको फिर कभी किसी और फोरम पर और या कभी किसी और टाइम पर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, डिपेंड कि आपका इंटरेस्ट कितना है। इसके साथ ही साथ मैं दो जो है वो कहना चाहिए हस्तियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हस्तियाँ क्या कहना, एक तो बी पेंथॉल बायर जिसकी वजह से मैं और आप एक दूसरे के सामने आए और हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की और अपने बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर किए। और दूसरी हस्ती आप सब लोग हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे लिसनर्स हैं, जिन्होंने इस फोरम पे इंतहाई सीरियस किस्म का एक जो है वो रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे लोगों ने ओवरवेलमिंगली इसको देखा और इसे पसंद किया, इसमें क्वेश्चंस किए और हमें बताया कि उनके और अभी भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आंसर नहीं हुए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इस टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, वहाँ पर हमने अपनी सेहत के लिए जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया और जितना ज़्यादा हमने उस पर बात की, वो काबिल सताइश है। और इसके लिए मैं अगेन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही साथ बायर बी पेंथॉल का भी, कि जिसकी वजह से हम ये सब कुछ करने के लिए आगे भी आए और हम कर भी सके। अब आज इससे बजाय कि और हम बात को आगे ले जाएं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके मैं उन्हें आंसर कर सकूँ ताकि जो है हम उस पर बात कर सकें। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इधर है, अब वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो अभी बड़ी ज़्यादा स्पीड में जो है वो चीज़ें आ गई हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम पहले मेनली एक जो आउटलुक है इसका उसको पूरे को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, जब पहला क्वेश्चन हमें खौला इदरीस ने किया है और वो ये कहती हैं कि उनकी मदर डायबिटिक हैं और इंसुलिन पर हैं कोई 1 साल से, और तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसके साथ उन्हें क्या वो ये बी पेंथॉल क्रीम यूज़ करें। ऑब्वियसली ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने अपनी वालदा के स्किन प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि स्किन ज़्यादातर केसेस में बहुत इग्नोर्ड होती है। तो बहुत अच्छी है। देखिए, इस एज ग्रुप में स्किन की जो ड्राइनेस है उसकी बहुत सारी वजह हैं। डायबिटीज़ इटसेल्फ इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती इन टर्म्स ऑफ कि हम स्किन की ड्राइनेस की बात करें। हाँ, स्किन केयर में जहां हम नहीं ख्याल करेंगे वहां हमें ड्राइनेस जरूर होगी। और आपकी वालदा के एज ग्रुप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ होता है जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। अगर हम में से जो लोग मेनोपॉज एंड स्किन इफेक्ट्स को एक दफा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो हमें नजर आएगा, अब उसमें लिखा हुआ हमारे सर्च इंजन के ऊपर, कि उसमें स्किन किन किन चेंजेस से गुजरती है खातून की जब वो मेनोपॉजल एज ग्रुप में आती है। तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है एक पेरी
मेनोपॉजल होता है, एक प्री मेनोपॉजल होता है और एक पोस्ट मेनोपॉजल होता है। तो कई लोगों की स्किन इस हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाती है जब से वो एज ग्रुप में आती है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है। फिर उसके बाद देखें, डायबिटीज के जो लेवल्स अगर सही से कंट्रोल नहीं होते तो अगेन उसकी वजह से भी हमारे पास स्किन के इश्यूज आते हैं। स्किन में इचिंग होती है अगर बहुत हाई लेवल्स हो हमारे सीरम ग्लूकोज के। तो लिहाजा ये जो आपकी मदर का केस है वो डर्मेटोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट के एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन से वाकई कंट्रोल हो सकता है। और वाकई इसमें भी पेंथॉल का एक रोल है। उन्हें दिन में 1 से 2 दफा जो है वो शावर लेना चाहिए बॉडी पे। इसके अलावा दिन में 3-4 दफा मुंह धोना चाहिए और नहाने के बाद हल्की वेट बॉडी के ऊपर आप जरूर भी पेंथॉल लोशन लगाएं। एज आई सेड लास्ट टाइम, आप पिछली दफा भी जैसे मैंने बताया था कि फेस पर भी यूज कर सकते हैं तो उसको करें और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। अब मौसम के हिसाब से बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, थोड़े से क्वांटिटी कम करके लगाएं, लेकिन फ्रीक्वेंसी रखें। ड्राई रखने से चीजें होंगी और ऑब्वियसली इंटरनल जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। तो जो कि बॉडी इंटरनल आपकी जो है वो डिजीजेस का एक मिरर है। हम कहते हैं स्किन इज द मिरर ऑफ द बॉडी। तो जो अगर बॉडी के अंदर होगा तो फिर डेफिनेटली स्किन पे भी नजर आएगा। तो खौला, आपका क्वेश्चन बहुत डिटेल से ज्यादा ही मैंने जो है वो एड्रेस किया। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इसमें से एक सायरा खान और एक और तूबा उमर, इन दोनों के सोराइसिस से रिलेटेड हैं। अब देख क्वेश्चन है। सायरा खान ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड को बल्कि उनको खुद को बल्कि सोराइसिस है स्कैल्प का 2 साल से, और जब भी वो क्रीम्स अप्लाई करती हैं वो चला जाता है, जब नहीं ठीक करती बंद करती हैं तो फिर हो जाता है। देखिए एक बात सारा ये समझने की जरूरत है कि जब भी सोराइसिस होता है उसकी एक तो होती है इंटेंसिटी कि वो कितना है। आपको ऑब्वियसली एक डर्मेटोलॉजिस्ट अपने लिए जो है वो चूज करके उसके साथ रेगुलर कंसल्टेशन में रहने की जरूरत होगी। बिकॉज उसकी वजह यह है कि सोराइसिस वैक्सेस एंड वेन्स, यानी कि कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी गायब हो जाता है। और एक ही बरहम या एक ही ऑइंटमेंट जो डॉक्टर आपको देता है वो सारी जिंदगी के लिए काफी नहीं होती। एक सर्टेन टाइम पीरियड खत्म करने के बाद वो वापस आपको दोबारा चेंज करवानी पड़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास विजिट करें ताकि वो आपको आपके सोराइसिस की स्किन कंडीशन को देखकर आपको एक नया मरहम दे सके। हाँ, ऑन द टॉप ऑफ दैट आपका जो मॉइस्चराइजर है वो अगर आप बी पेंथॉल यूज करती हैं बार बार हाथ धोने के बाद, पैर पर है, अपनी बॉडी पर है, लेकिन हाँ आपका सर पे है, तो लिहाजा इधर तो आप इसको बी पेंथॉल को यूज ऑब्वियसली एज अ मॉइस्चराइजर नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर आपके ऐसे स्प्रेज आते हैं, ऐसे शैम्पूज आते हैं टार बेस, जो आपका डॉक्टर आपको जब एडवाइस करे। आप कोई भी किस्म की हेयर डाइज लगाएंगी तो वो इरिटेट होगा, हेयर ऑयल्स लगाएंगी तो वो इरिटेट होगा। तो ये आपको अपने डॉक्टर्स के साथ रहना पड़ेगा। ये ऐसे ओवर द कॉल या इस तरह की वीडियोस पर हम नहीं बता पाते। मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर पेशेंट का मर्ज दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हमने तूबा उमर को के हस्बैंड के स्कैल्प पर भी सोराइसिस था और वो ऑब्वियसली रेटिनॉइड मेडिसिन पर भी हैं और उनके अलावा वो होल बॉडी पर भी लगाते हैं और उनको उधर भी मसला है। तो अब वो ये कह रही है कि वो मेडिसिन की डोज को लेस करें। देखिए सबसे पहली बात, जिस आपको डॉक्टर ने वो एडवाइस किया था आप प्लीज उन्हें लोकेट करने की कोशिश करें और उनसे राब्ता करके, क्योंकि अभी सब डिस्टेंट टेली मेडिसिन पे बहुत काम हो रहा है, इंक्लूडिंग जैसे मैं भी कर रही हूँ, तो आप उनसे राब्ता करने की कोशिश करें बराए मेहरबानी और उनसे पूछें कि अब वो क्या करें। इस तरह की मेडिसिन बगैर किसी कहना चाहिए मॉनिटरिंग के इतनी देर लेना गलत है। तो आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और बिलफर्ज अगर वो नहीं मिलते तो फिर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करके किसी ऐसे कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करें जो टेली मेडिसिन के लिए अवेलेबल है। क्योंकि देखें ये सिचुएशन अभी इतनी जल्दी सेटल नहीं हो रही, तो अब आप कितने दिन तक ऐसी दवाइयां लेती रहेंगे, वैसे इतने 3-4 महीने तो होने को आ रहे हैं। तो प्लीज जरा इसका ख्याल करें और किसी और डॉक्टर से राब्ता करके करें, क्योंकि ये सारी डिजीजेस के और इन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो दे शुड बी मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर और उसको राइट टाइम पे शुरू करना और राइट टाइम पे खत्म करना डॉक्टर आपके लिए उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये सोराइसिस वाले आंसर्स मैंने कर दिए। 2 लोगों के थे। अगेन एक्नी पे बेतहाशा क्वेश्चन है। नादिया नईम ने भी सी पे किया है, राजा ने भी। हाँ, राजा का क्वेश्चन बल्कि बड़ा इंटरेस्टेड है। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये पूछा कि कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज जो कि वन सफरिंग फ्रॉम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड डार्क स्पॉट्स। तो अब हमारे पास जो इसके बाद सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो 2 प्रॉब्लम्स के आए हैं। एक आया है एक्नी के लिए और एक आया है पिगमेंटेशन और स्पॉट्स के लिए। तो हम दोनों को ही मुख्तलिफ लोगों के तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई 15-20 क्वेश्चन इन्हीं दोनों के लिए आए। पहले मैं प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बता देती हूँ और फिर उसके बाद ये है। देखिए जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारे पास कोई भी पिगमेंटेशन या एक्नी हो रही है, और एक्नी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स दोनों के ही कॉम्बिनेशन का नाम है, तो उसके अंदर हम मेडिसिन ओरल नहीं ले सकते।
हमारा सिर्फ उसके अंदर यही होता है कि हम फेस के ऊपर क्या लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेल्स, क्या फेस वॉशेस, क्या मॉइस्चराइजर्स, क्या एक्सफोलिएशन हो सकती है, लेकिन एट अगेन ये क्या क्लेंजिंग हो सकती है, लेकिन हम मेडिसिन नहीं ले सकते ओरली इस कंडीशन के अंदर। अगेन पिगमेंटेशन है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत सारी पिगमेंटेशन उनमें एक्स्ट्रा हो जाती है, हाइपरमेलेनोसिस हो जाता है, मिलेस्मा इतना ज्यादा हो जाता है, फ्रैकलिंग इतनी हो जाती है जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से। तो अगेन उसे भी टॉपिकली किया जा सकता है। आप उसमें पीलिंग कर सकते हैं, होम बेस्ड पीलिंग आती है। अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाते, अगर ये सेट आज कोविड पेंडेमिक नहीं होता तो हम करते हैं केमिकल पीलिंग भी इन ऑब्वियसली सेफ वे, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही प्रेशियस टाइम पीरियड होता है किसी के लिए। तो अगेन ओरल मेडिसिन उसमें नहीं दी जाती। यही डिफरेंस है एक प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट लेडी का। तो बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा कहना चाहिए आपने क्वेश्चन किया, जिससे काफी सारे लोगों को ये आंसर मिला होगा। एंड कमिंग बैक टू पीपल हु आर नॉट प्रेग्नेंट, हु आर एडल्ट मेल एंड फीमेल, तो अगेन उस चीज को समझने की जरूरत है कि इनमें ओरल मेडिसिन का एक बहुत रोल है। जब हम एक्ने की बात करते हैं, देखें फिर ये सायमा दुरानी भी यही पूछ रही हैं, फिर शगुफ्ता नाज भी यही पूछ रही हैं, फिर उसके बाद जो है वो अहमद अली भी यही पूछ रहे हैं, फिर राधिका सिंह भी हाइपर पिगमेंटेशन, अर्चम फारूक भी यही पूछ रही हैं, उरूज कुलसूम भी यही पूछ रही है, नूर भी यही पूछ रही है, सना मुकीत। यानी हमें लाइन से अगर 10-20 क्वेश्चन आगे किए जा रही हूँ तो सबका, इसीलिए मैं एक साथ उसका ब्रीफ देना चाहूंगी कि जो पिगमेंटेशन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक आम फीमेल के अंदर जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी इसकी पिगमेंटेशन की, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरत इस बात की होती है कि ये देखा जाए कि वो किस एज ग्रुप में है, उनके रेगुलर जो हार्मोनल साइकिल्स हैं वो किस तरह हो रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराना, उनके टेस्ट कराना। इसके साथ जब हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और अगर उसमें हमें लगता है कि कोई ऑब्वियसली प्रॉब्लम आया है, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी अपने साथ ज़रूर एज ए को कंसल्टेंट रखते हैं, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम पर अपने इम्पैक्ट अपना रिव्यू दें और साथ में अपनी मेडिसिन भी स्टार्ट करें ताकि पेशेंट जल्दी बेहतर हो। फिर ट्रीटमेंट के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वो ये जो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं ओरली एंड टॉपिकल लगाने की, यानी क्रीम्स वगैरह। लेकिन इसमें से एक चीज जो सब मिस करते हैं बहुत आराम से, वो ये होती है कि उन्हें लगता है वो आज डॉक्टर से एक नुस्खा लिखवा लिया और ये नुस्खा जिंदगी भर के लिए एक नुस्खा बन चुका है। इसके अंदर अगर उन्हें आज कोई ये 1 महीने 2 महीने तो ठीक है, उसके बाद वो पर्टिकुलर पूरा ट्रीटमेंट या जो मेडिसिन आप यूज कर रहे थे वो आप पे कोई असर नहीं करेगी, आपका दिल खराब होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, 2 महीने तो मैं ठीक था, अब ये 3 महीने से ये दोबारा अजीब सा मसला है, अब तो दवाई काम ही नहीं कर रही। दवाई काम नहीं इसीलिए नहीं कर रही कि हमारी स्किन उसकी यूज टू हो चुकी है और उसने जो इफेक्ट्स लाने थे हमारे स्किन के ऊपर वो ला चुकी है। अब उसके बाद जो नए इफेक्ट्स आए हैं, नए चेंजेस आए हैं, अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, जो भी, उसके बाद इसे चेंज करना इस मौजू वक्त में लाजिम था। तो हमें हमारी नीड बन जाती है दोबारा कि हम दोबारा स्किन के अंदर मतलब स्किन के जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे राब्ता करें और उनसे बात करके हम दोबारा जो है या जाकर उनके क्लिनिक में उनको दिखाएं। अब आजकल चूंकि ये बहुत पॉसिबल नहीं है तो टेलीमेडिसिन के जरिए बहुत सारे अच्छे माशाल्लाह हमारे पास कैमराज हैं, फोन्स हैं, हर एक के पास माशाल्लाह बहुत सारे ऑप्शंस हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी हमें अगर कोई बहुत बेसिक सा भी कैमरा क्यों ना हो, हम अच्छी लाइट्स में अगर पिक्चर लेते हैं तो वाकई वो बहुत काम की साबित होती हैं और बहुत हेल्प मिलती है हमें पेशेंट का स्टेटस को समझने के लिए। तो लिहाजा ये सब मुमकिन है। मेडिसिन एक राइट वक्त पे चेंज होनी चाहिए, आपके हार्मोन लेवल्स भी अंडर मॉनिटर्ड होने चाहिए। वो देखता रहे कोई डॉक्टर्स, ऑब्वियसली वो भी देख रहे होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसमें कोई मसला है तो उसकी मेडिसिन होनी चाहिए। आपकी डाइटरी फैक्ट, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपका हीमोग्लोबिन कहाँ है, क्योंकि जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि लोगों के हीमोग्लोबिन नहीं है, खासतौर पर खवातीन के, प्रेगनेंसीज हैं, डिलीवरीज हैं, और सबसे पहली बात खाने पीने का कोई ख्याल ही नहीं है। खाना है तो वो अपनी के खाने खाने और वो खाने नहीं लेने जिनसे हमें कोई फायदा हो। तो जब आप इस तरह की कोई जिनकी न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं लेने के लिए और वो चाहिए, जब हम उसको नहीं फोकस करेंगे तो आप खुद सोच लें कि हमें क्या मिलेगा। इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से पिगमेंटेशन का इलाज होता है और वो हमें देखने की जरूरत है। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें और उसे एक
दफ़ा का विजिट समझ के एक ट्यूब से ठीक होने वाली बीमारी को मत समझें। ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस चेंज किए जाएंगे। और उधर मॉइस्चराइजर का भी रोल है। जब हम बात करते हैं, हम जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हम बी पेंथॉल यूज़ करेंगे या बी पेंथॉल लगा रहे फेस के ऊपर, तो चूंकि कोई भी पिगमेंटेशन की जो क्रीम लगानी है उसको जब हम मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट फेस के ऊपर हो जाती है और एक अच्छा सा ग्लोई लुक आता है। हम यहाँ पे उन पैचेस को हटाने के लिए और ओवरऑल पूरे चेहरे की और नेक की हमारी जो एक ब्राइटनेस है उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत इजी होता है कि हमने 1-2 ड्रॉप मॉइस्चराइजर के लिए, 1-2 ड्रॉप क्रीम के लिए मिक्स किया, पूरे नेक और फेस पे आपने लगा लिया, तो इससे एक बड़ी अच्छी आप ओवर द डेज देखेंगे, एक अच्छी लुक आती है फेस के ऊपर। तो प्लीज उसका ख्याल करें और उसको जरूर देखें ताकि आप इसको ठीक कर सकें। अब हमने पिगमेंटेशन पे तो बहुत सारी बात कर ली और शायद अगर कुछ रह भी गई है तो अब एक्नी वाले लोग नाराज ना हो जाएं, तो उसके लिए हम बात कर लें। हाँ, और बिफोर आई मूव टू एक्नी, पिगमेंटेशन के लिए आखिरी बात यह है कि इस तरह के कई लेजर्स आते हैं, केमिकल पीलिंग्स आती हैं, माइक्रो नीडलिंग आती है, बहुत कुछ हम करते हैं उसमें ट्रीटमेंट। तो प्लीज वो सब हो सकते हैं वंस दिस सिचुएशन सेटल्स अ बिट। और वाकई ये बात समझने की जरूरत है कि टॉपिकल इंटरनल खाने की चीज़ें, हमारे वाइटामिन हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए, इसके अलावा एक्सटर्नल ये ट्रीटमेंट्स, ये सब एक से एक ऐड करते हैं एक दूसरे को और यूं हम उससे काफ़ी बेहतर होते हैं। आगे बात आती है एक उनकी, ऑब्वियसली सब बातें मैंने कर दी। अब एक्नी के ऊपर एक बात कर लेते हैं क्योंकि अगेन 10 से 15 क्वेश्चंस जो है वो उसके आ गए। हाँ, 2 क्वेश्चन थोड़े से नए हैं। कामरान रियाज ने किया है फेशियल स्टेरॉइड क्रीम के बारे में और एक शाइनिंग आईज हैं कि कोई उन्होंने कहा है कि आफ्टर बाथ स्किन एलर्जी आ जाती है। तो ये थोड़े से जरा डिफरेंट है, हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। देखें, फेशियल स्टेरॉइड क्रीम का वाकई टॉपिक बहुत अच्छा है। हम कोई भी क्रीम देखते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं, ये बगैर सोचे समझे कि उसमें कितनी एक्सटेंट का स्टेरॉइड दिया हुआ है। स्टेरॉइड की सर्टन स्ट्रेंथ्स हैं जिनके बारे में डॉक्टर को पता होता है। और आप प्लीज कोई भी क्रीम को लगाने के लिए उसको ये ना समझें कि ये मॉइस्चराइजर है। देखें, बी पेंथॉल आप कितनी देर कुछ भी लगाते रहें उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगर आप ये स्टेरॉइड क्रीम्स बगैर किसी के मशवरा किए अपनी मर्जी से अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे आपको उसके नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके अंदर जैसे आप देख लें, आपकी स्किन पतली हो जाती है, रेड लाइंस बन जाती हैं एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि प्लीज वो भी दवा है, उसे दवा समझें और उसे बरमला यूज ना करें। और हाँ, शाइनिंग आइज का क्वेश्चन है कि भाई आफ्टर बाथ स्किन एलर्जी हो जाती है। तो अगेन वही बात है कि जैसे नहाने के बाद आप अपने जो नहाने का सोप है उसके ऊपर भी देखें, वॉश के ऊपर, कि वो कितना इरिटेंट है कि नहीं। थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल और इस तरह के बहुत हार्श ना यूज करें। और नहाने के बाद हल्की डैम्प बॉडी के ऊपर ही आपने अपने मॉइस्चराइजर लगा लेना है फौरन और फिर कपड़े चेंज करें। और ऐसा दिन में 2 से 3 दफा करें। पसीने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को इरिटेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से ये मसला आता है। तो प्लीज एक ये चीज देखने की जरूरत है। और नाउ गोइंग बैक टू द एक्नी टॉपिक, क्योंकि एक्नी जो है वो बहुत, मेरा ख्याल है 20-25 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी के ऊपर अभी आए, तो मैं उस पर बात करती चलूँ। इन अ नॉन प्रेग्नेंट लेडी हम सबसे पहले बात करते हैं और एडल्ट मेल और उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम खवातीन को देख रहे हैं, अगेन उनके हार्मोनल टेस्ट होने चाहिए और उनकी हार्मोनल हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी चाहिए और उससे डिस्कस करना चाहिए। वो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो प्रेग्नेंट है, उनको एक्नी दूसरी तरीके से मैनेज होती है। अगर कोई दोनों फेजेस में नहीं है और इसके अलावा है, उनकी एक्नी किसी और तरीके से मैनेज होती है। लेकिन एक्नी सिर्फ जेल्स और क्रीम के चेंज करने का नाम नहीं है। एक्नी के लिए ज़रूरी है, ब्लैक हेड्स अभी भी आ रहे हैं मैसेजेस जनाब आली, और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मेरे इधर सामने दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो यही कहने की बात है कि वो सिर्फ जेल्स और क्रीम से नहीं जाती, उसके लिए आपको ओरल टैबलेट्स लेनी है। डेफिनेटली एक आम इंसान की नॉलेज में नहीं है कि वो कब टैबलेट्स ले, कौन सी ले, कितनी देर ले। तो प्लीज एक जेन्युइन कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। वो आपको एक फेस वॉश, आपको मॉइस्चराइजर, आपको जेल्स, क्रीम्स और टैबलेट्स आपकी एक्नी की इंटेंसिटी को देखकर एडवाइस करेंगे, क्योंकि एक्नी की टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। हर एक को एक तरह की मेडिसिन नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जज करना और ये सारी गाइडेंस देना डॉक्टर का काम है आपको। और वो जब आपको करेगा, अच्छे से एडवाइस देंगे आपको जो भी डॉक्टर साहिबान है, तो आपको इस चीज़ को, आपको एक्नी को ख़त्म करने में जल्दी मदद मिलेगी। आखिरी, मॉइस्चराइज़र, बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि हमें कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है एक्नी के बीच में। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने वही बताया, अपने एरिया के मुताबिक, ह्यूमिडिटी के मुताबिक, अपनी स्किन टाइप के मुताबिक सबको मॉइस्चराइज़र चाहिए। वो दूसरों के लिए डिफरेंट होता है और वो आप अपने डॉक्टर से लिखवाइए। अब इवन आप अगर ये लोशन भी पेंथॉल यूज करते हैं, अगेन उसकी क्वांटिटी
मैटर करती है। आप बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, किस तरह की वेदर के मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक्ने की मेडिकेशंस, क्योंकि कई एक्ने की मेडिकेशंस आपके स्किन को ड्राई भी करती हैं जब हम रेटिनॉइड्स लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम देखा जाए। इसके साथ ही साथ स्कार्स के बारे में अभी अली शराज भट्टी ने भी, और अगेन यहाँ पे भी 15 से 20 सवाल मेरे पास स्कार्स के लिए हैं। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं इसीलिए सम अप कर रही हूँ कि हम टॉपिक जो मेजर लोगों के बर्निंग क्वेश्चंस थे वो इन्हीं टॉपिक के बारे में थे। तो एक्ने के लिए की ही वजह से बहुत सारे लोगों को स्कार्स आते हैं, चिकन पॉक्स की वजह से स्कार्स आते हैं, कोई एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके भी स्कार अगर मुंह पे रह जाते हैं तो वो ज़रूरी है कि कैसे ठीक हों। देखिए, स्कार के लिए जेल्स आती हैं सिलिकॉन की बहुत सारी, हमें उसके लिए, इसके लिए आपका फेस वॉश, आपका मॉइस्चराइजर, आपकी सिलिकॉन बेस्ड जेल्स, और अगर आपको जो डॉक्टर असेस करके ये कह दे कि इसका लेज़र बनता है, क्योंकि देखिए स्कार एक आम टर्मिनोलॉजी में उसे डेंट आपको समझाने के लिए मैं लफ्ज यूज करूं तो एक चीज सीधी जा रही है और ऐसे बल खा के वापस वो सीधी हो जाए, तो ये जो स्किन का अंदर घुस जाना या डेंटिंग हम जिसको एक आम टर्म में कहते हैं, तो वो इस तरह से ठीक हो नहीं सकती और कोई क्रीम उससे पुल कर नहीं सकती। तो हमें उसके लिए चाहिए होती है मैकेनिकल फैक्टर्स, जैसे कि कई लोग नीडलिंग करते हैं, कई के लेजर्स होते हैं, केमिकल पीलिंग्स होती हैं, बहुत तरह के ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं। लोग सुनते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन्हें कि जी आप ये स्कार का लेजर करा ले, वो नाराज होकर उठ जाते, डॉक्टर ने तो जी हमें लेजर कह दिया, मुझे तो लेजर कराना ही नहीं है। बात ये समझने वाली है कि जब डॉक्टर ने आपको कुछ भी एडवाइस करना है तो वो उसकी कोई वजह है, कोई भी बगैर किसी वजह के आपको कोई चीज नहीं कहता। आप 1 से 2 डॉक्टर का ओपिनियन ले लें, और अगर आपको 1 से 2 डॉक्टर यही बात कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम लेजर से ठीक होगा, तो इस बात को जान लें कि ये लेजर से ठीक होगा। और इसके मुख्तलिफ सेशंस है। स्कार लगता या बनता तो मिनटों में है, लेकिन उसको ठीक करने में जमाने लगते हैं, और उसमें आप अकेले खुद एज एन कॉमन पर्सन नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक्सपर्ट एस्थेटिक्स फिजिशियन, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट की जरूरत होगी जो आपको मदद करेगा और आपकी प्रॉब्लम को ठीक ही करना चाहेगा, और उसका कोई और मकसद नहीं है। तो प्लीज ये स्कार्स की जहां तक बात है, अगेन ये आ गया। अब एक और है, सुमेखा ताहिर ने हमसे पूछा है रेमेडी फॉर फेशियल हेयर्स। अब रेमेडी तो कोई होती नहीं है फेशियल हेयर किसी के भी, खातून के, मैं चूंकि ये एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही पूछा है खातून ने, तो खातून के मुंह पे मर्दाना बाल आना किसी बीमारी का पेश खेमा है, उसकी वजह है। और ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बस हो गई है और अब हम इसके ये जो टोटका कल्चर और ये रेमेडी लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि बीमारियाँ सीरियसनेस मांगती हैं, बीमारियाँ इलाज मांगती हैं, और बीमारियाँ एक सीरियस एटीट्यूड मांगती हैं। अगर हम उन्हें रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बीमारी तो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो फेशियल हेयर एक खातून के लिए तब होती है जब उसके हार्मोन्स अपसेट हो, मोस्टली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से होता है, और जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके बाल सर के हटने लगते हैं, आगे से फ्रंटल बेल्डिंग हो जाती है, आपकी जो फेस के ऊपर है वहाँ ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से जाकर ट्रीटमेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ लेजर्स एंड टैबलेट्स, और सेम आपको ये टेस्ट जब वो एडवाइस करके देंगे तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट के साथ भी इन कॉम्बिनेशन इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये कोई ऐसा इम्पॉसिबल मसला नहीं है। और अगेन बात समझाने की यही है कि इन सब बीमारियों के रहते स्किन की केयर करना, हाथ, बॉडी, अपने फेस के लिए, और ख़ास तौर पे इस टाइम पर जब हमारे चैलेंजिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा आ गए और हम बार बार हाथ धो रहे हैं, तो हाथ धोने से हम अपने स्किन की मॉइस्चराइज़र के बैरियर को बार बार हटाते हैं, साफ़ होता है 20 सेकंड तक हाथ, फिर दोबारा हम उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और सैनिटाइज़र लगाते हैं, और इस तरह कई दफ़ा मुँह भी बहुत स्वेट कर रहा है और सैनिटाइज़र के कतरे जल्दी जल्दी में मुँह पे लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है, पता तब चलता है जब स्किन बहुत बर्न होने लग जाती है। तो कोशिश ये करें कि हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी लें। मॉइस्चराइज, आपने हाथ धो लिया, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया, कवर किया, 1-2 कतरे आपने लिए, आपने कर लिया जो है उसके ऊपर सैनिटाइजर, ताकि आप इधर उधर अपनी स्किन के ऊपर ना लो, थोड़ा सा ड्राई होने दें, क्योंकि सैनिटाइजर के साथ भी बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट हो रहे हैं, ऊपर से पसीना इतना है, उसकी इरिटेशन अलग है। हम कितनी देर ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ सकते हैं जहाँ पर हमें एयर कंडीशन हो, बाकी टाइम जाहिर सी बात है नहीं होता, तो पसीना इरिटेशन से स्किन होती है रेड। अब कई ज़्यादा क्वेश्चन इधर आए हैं जो हैं वो कहना चाहिए कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन रिंग वर्म के ऊपर भी किए हैं।
तो उसके लिए बात सिर्फ यही है कि रिंगवर्म एक मेडिसिन है, रिंगवर्म एक डिजीज़ है और उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। और अगर हम उसको उस तरीके से नहीं ठीक करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। अगेन आपको टेलीमेडिसिन के ज़रिए जितने डॉक्टर अवेलेबल हैं उन्हें आप ज़रूर जो है वो करें, कहते हैं डॉक्टर को दिखाकर उसको फोकस करने की कोशिश करें। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हेयर फॉल के बारे में भी बात कर रहे हैं, अगेन पिगमेंटेशन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, बैक एक्नी अगेन वो रह गई थी मुझसे उस वक्त बात करते वक्त। तो बैक एक्नी का यही तरीकाकार है कि जो है वो आप को जब हो रही है तो उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ओरल मेडिसिन लेनी है। ज़्यादातर नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी उन जगह पे होती है, और अगर छोटी एक्नी भी है, नोड्यूलोसिस्टिक नहीं है वो, लेकिन वो बैक को कवर करती है, वो बहुत बॉदरिंग होती है। ऐसे लोगों को, ख़वातीन को वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए बैक की, क्योंकि अगेन उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। और दूसरा ये है कि ये पूरा सेशन जो है जो आज हम कर रहे हैं वो स्किन और स्किन की केयर के ऊपर है, और उसके लिए ही हम क्वेश्चंस वेलकम कर रहे हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो राइट लेफ्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्वियसली उनको समझ में आती है, और बहुत सारे लोग पर्सनल रिमार्क्स भी पास करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि जब हम सीरियस कोई काम करते हैं तो सीरियसली उसका एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस इस वक्त इंसानी सेहत की अब पिछले कुछ महीनों में है उतनी पहले कभी नहीं थी, और जब जो चीज़ें हम इग्नोर कर दिया करते थे वो वैसे इग्नोर हो जाया करती थी, लेकिन अब उन इग्नोरेंस की हम बहुत भारी कीमत दे रहे हैं। तो लिहाजा हमें सीरियस होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई सेगमेंट नहीं है, तो हम्माद मिर्ज़ा आपके लिए भी यही है कि ये स्किन से रिलेटेड है, तो उसी पे फोकस रहें तो बेहतर है, ताकि हम सब लोगों को हेल्प कर सकें। और सादिया अयाज, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहूँगी। रोज़ वाटर, ऑब्वियसली हमारे यहाँ रोज़ वाटर लगाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और रोज़ वाटर की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्किन लोगों की इरिटेट होती है, और अगर उनके अंदर जैसे सेंसिटिव स्किन है, तो रोज़ वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत सारे लोगों के, जो हम रेडीमेड बाहर से रोज़ वाटर ले लेते हैं, इवन घर में बनाने के भी बहुत सारे लोग तरकीबें शेयर करते हैं, तो वो एक केमिकल की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है लगाते ही वो इरिटेट हो जाती है। तो इस तरह के कई ज़्यादा जो है वो स्प्रिंग वाटर्स हैं, टोनिंग सॉल्यूशंस हैं मेडिकेटेड, जो लगाकर हम कॉटन पैड जो आता है हमारा, उस पर से अगर हम स्किन को क्लीन करें तो हमें वही रिजल्ट मिल सकते हैं, या स्किन वैसे ही हाइड्रेट और अच्छी हो सकती है जैसे किसी और उससे हमें हासिल नहीं हो सकती थी, खासतौर पे रोज़ वाटर से। तो अगर आपकी स्किन बहुत इरिटेट होती है तो प्लीज़ इस तरह के अननोन केमिकल्स को ही, कभी हम रोज़ वाटर देख के बड़े खुश होकर ले लेते हैं, ये रोज़ वाटर है बड़ा अच्छा है, ऑब्वियसली सबको टेम्पटेशंस होती है, खुशबू उसकी इतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें बरमला लगा लेते हैं तो हमारी जो है स्किन वो काफ़ी ख़राब होती है। और अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे पास जब हम मॉइस्चराइज नहीं करते तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो कोशिश इसीलिए है कि आप जब मुंह धोते हैं हमेशा हल्के गीले फेस के ऊपर आप उसको लगा लें मॉइस्चराइज़र को, अपनी बॉडी पे भी इसी तरह नहाने के बाद, तो आपकी अच्छी तरह स्किन जो है वो काफ़ी बेहतर होगी और बेहतर फील करेगी। बहुत सारे लोग इसके अंदर काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, अभी ऑन गोइंग भी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको अगेन अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है और बहुत अच्छी बात इसके अंदर हो रही है। देखें, प्रोडक्ट्स के नाम हर कोई चाहता है कि उसे मिल जाएं। अभी राना जुल्फ़िकार नाइन कह रहे हैं कि उन्हें कोई बेस्ट क्रीम मिल जाए स्किन वाइटनिंग की। देखिए, स्किन की एग्जामिनेशन के बगैर कुछ भी एडवाइस करना मुश्किल है। मॉइस्चराइजर की बात कुछ और इसलिए है कि अगेन उसमें भी हम स्किन टाइप्स देखते हैं, लेकिन हम किसी अगर ऐसे मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हो जिनके अंदर नॉन इरिटेटिव फार्मूला है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने सेशन में बताया था कि इसमें नैनो कोलेजन है और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी को हार्डली ही रिएक्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसलिए उनका बरमला नाम ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो मेडिसिन है वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट उसकी कंडीशन देखने के बाद हमें जो है वो एडवाइस करनी पड़ती है और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। और लास्ट क्वेश्चन हम एक और ऐड कर ले बिफोर वी गो, क्योंकि टाइम अब हमारा काफ़ी कम रह गया है। अंडर आई रिंकल के लिए फराह रशीद ने क्वेश्चन किया था। देखिए, जो स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती, जो स्किन ड्राई रहती है, तो अगेन उसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत जल्दी रिंकल पकड़ती है। फिर हमारी
पाकिस्तान के जोग्राफिक कंडीशंस के मुताबिक बहुत सारे लोगों की रिंकल, जैसे जो माउंटेनस एरियाज के लोग हैं हमारे पास, और वाइट जिनका कम्प्लेक्शन काफ़ी हम कहें कि फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप में 2 में 3 में आता है हमारे पास, तो वो काफ़ी फेयर साइड के होते हैं, तो उनको बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। ज़रूरी ये है कि हम उनको पहले एड्रेस करें, उनको सन प्रोटेक्शन के बताएं फैक्टर्स के कैसे उनको सन प्रोटेक्ट करना चाहिए, और साथ में उन्हें मॉइस्चराइज कैसे करना चाहिए। अगर वो मॉइस्चराइज करेंगे सही से अच्छी तरह तो डेफिनेटली ये रिंकल्स कम पड़ेंगे, धूप से बचेंगे, अगेन उसका भी बहुत उनको बेहतर जो है वो इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने स्किन टाइप, अपने ज्योग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से बार बार मॉइस्चराइज करना चाहिए। और रिंकल के ट्रीटमेंट तो वाकई बहुत अलग है, अंडर आई जेल्स भी आती हैं, और मोस्टली रिंकल को ठीक करने के लिए प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम खाली क्रीम से उनको बेहतर कर सकें, तो फिर वो जैसे कंडीशन है रिंकल की उसके मुताबिक हम लेजर्स, बोटॉक्स, पील्स, कई दफ़ा इसके बगैर, लेकिन हर पेशेंट इज़ डिफरेंट। तो जब आप टेलीमेडिसिन के ज़रिए जब ये सब कुछ ठीक हो जाए तो वैसे आप क्लिनिक पे जाके हमेशा बेहतर डिसीजन लेने से आपकी जो खर्चा है वो भी बच जाता है, क्योंकि हम ऊट पटांग 10 गंदी चीज़ें ले लें और वो हमें कोई भी सूट ना करे, हमारा काम भी ना करे, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि हम एक सही मशवरा देने वाले डॉक्टर से बात कर लें, तो जो है वो बेहतर होगा। अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं, रोमी खान, नंगयाली, पुख्ताना, वो भी यही कह रही हैं कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगेन देखें, आपके लिए आपका फेस वॉश, आपके सन ब्लॉक, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक अगर एडवाइस किए जाएं, ओपन पोर्स, अभी राबिया सदरुद्दीन बहुत एक्टिवली क्वेश्चन कर रही हैं, थैंक यू राबिया, तो उनके लिए ओपन पोर्स, एक्नी स्कार्स के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल से बताया था राबिया, एंड यू कैन ऑलवेज लिसन टू दिस सेशन व्हेन इट्स बीइंग एड, क्योंकि अभी तो हम लाइव जा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी आप सुन सकेंगी। और फिर भी आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिएगा, हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स कोई हम नहीं एडवाइस कर पाते, और ये बात बिल्कुल नॉन एथिकल है कि इस तरह की भी जाए। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मेरा यही कहना, और अगेन हम सेशन अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हर तरह के किए, आंसर्स किए, क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने अभी भी हमें पूछा, पहले से ही इतने क्वेश्चंस थे। आई एम श्योर कि मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं उनसे जस्टिफिकेशन कर सकूं और सबको कह सकूं, लेकिन मैंने सम अप इसलिए कर दिया कि बहुत सारों के क्वेश्चन बहुत सिमिलर थे, तो एटलीस्ट सबके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। और मैं अगेन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ही अटेंटिव होके ये चीज़ें सुनी और बहुत इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है। इससे देखें, मुझ जैसे डॉक्टर को आपसे और भी शेयर करने के लिए बहुत खुशी हुई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होता तो बात नहीं हो सकती। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, सबसे पहले आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से बातें सुनी, पूछी, और अभी भी ये फोरम ओपन है, जब भी आपने कोई क्वेश्चन करने करें। एंड अगेन आई वुड बी थैंकफुल टू बी पेंथॉल लोशन एंड बायर पाकिस्तान फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म to speak to all of you, and inshallah in future again we will see कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बात कर सकें, क्योंकि ये हेल्थ इससे ज़्यादा जो आजकल हेल्थ अवेयरनेस जितनी हो गई है और जितने इश्यूज उसके साथ आ गए हैं हमें देखना है, और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हमारा दिमाग भी सेंसिबली उस पर काम करे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, एंड आप सब अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जितने भी मैसेजेस आपके साथ मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न पे शेयर हो रहे हैं, अपने और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए और अपने से प्यार करने वालों की सेफ्टी के लिए यूज़ करें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।